नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में अपने एमपी वर्ग 1 के जो हमने पाठ्यक्रम, हमारी जो मुख्य परीक्षा का है एमपी वर्ग 1 की मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में हमारी जो रचनाएं लगी हुई है, आप लोगों के दोस्तों कमेंट आए तो आप लोगों ने कहा कि सबसे पहले हमको रचनाएं पढ़ा दीजिए सर, क्योंकि रचनाएं हमको पढ़ने का मालूम नहीं कि कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों, जितनी भी रचनाएं लगी हुई हैं एमपी वर्ग 1 की, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से विस्तृत चर्चा किया था पाठ्यक्रम में कि हमारे एमपी वर्ग 1 में क्या क्या पाठ्यक्रम है, और उसमें 3 मुख्य टॉपिक मैंने आपको बताया भी था कि सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास, और दूसरे में हिंदी व्याकरण है, और तीसरे में जो हमारी रचनाएं लगी हुई हैं पाठ्यक्रम में, वो चाहे गद्य की रचनाएं हों या पद्य की रचनाएं हों। तो दोस्तों, उसी क्रम में मैंने आप लोगों से बताया भी था कि गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र जी का शुरू भी कर दिया गया है हमारे चैनल में, और इसी चैनल में आप लोगों को पूरा पाठ्यक्रम एमपी वर्ग 1 की मुख्य परीक्षा हिंदी विषय का पूरा पाठ्यक्रम आप लोगों को निःशुल्क कराया जाएगा। ये मैंने आप लोगों से वादा भी किया था, और ये मैंने स्वयं के लिए स्वयं दावा भी किया था कि जितना भी आप लोग अगर जितना मैं पाठ्यक्रम कराऊंगा उसमें अगर जो आप कर लेंगे तो आप 95 प्लस 100 में, ये मेरी जिम्मेदारी है कि इतना क्या कहते हैं आपका स्कोर 95 प्लस रहेगा। ये मैंने इसलिए दावा किया क्योंकि मैं स्वयं लाया हूँ, मैं तो स्वयं 100 में 100 लाया हूँ केंद्रीय विद्यालय में। अब बताइए, तो आप लोग क्या 95 नहीं ला सकते? पाठ्यक्रम में हमारे जो भी बिंदु लगा हुआ है, एक भी शब्द लिखा हुआ है, उसको हम इतना विस्तार से पढ़ेंगे कि पेपर बनाने वाला भी कहेगा कि कहाँ से बनाऊं। अब आप बताइए, जब हम एक पाठ्यक्रम को तैयार कर लेंगे, 4-5 नंबर, इसलिए मैंने 5 नंबर छोड़े हैं कि अगर 2-4 नंबर वो पाठ्यक्रम के अलावा भी गए तो के लिए मैंने छोड़ा है। लेकिन इतनी मेरी जिम्मेदारी है कि जितना मैं कराऊंगा इसी चैनल में निःशुल्क कराऊंगा, और जितना पाठ्यक्रम में उतना एक एक शब्द पूरा विस्तार से पढ़ेंगे हम, तो कैसे पेपर बाहर जाएगा। इसी क्रम में मैंने गोदान उपन्यास की 4 भाग की वीडियो भी आप लोगों को उपलब्ध कराई, और मैंने बताया था कि जितनी भी रचनाएं हमारी लगी हुई है, आप लोगों के कमेंट आए तो आप लोगों ने कहा कि पहले सर रचनाएं कराइए। तो रचनाएं हमारी शुरू हुई हैं। इससे पहले हम रचनाएं कर रहे हैं जो भी हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। इसके बाद हम काव्य शास्त्र में अलंकार, छंद, रस, जितने काव्य गुण, काव्य दोष, सभी टॉपिक है, जितने कठिन टॉपिक माने जाते हैं सभी में कराऊंगा और पूरा विस्तार से कराऊंगा। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा विस्तार से कराया जाएगा, और मैं दावा कह रहा हूँ इतना क्योंकि मैं इतना विस्तार से पढ़ाऊंगा कि आप उसमें बाहर आने का कोई सवाल ही नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 95 प्लस आपको स्कोर लाना है, क्योंकि ये नौकरी का पेपर है, ये मेरिट का, ये पात्रता परीक्षा नहीं दोस्तों। आप लोग सोच रहे होंगे कि 90 लाएंगे, 75 लाएंगे, हम पास हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, इसमें तो आपको 100 में 95 लाना होगा अगर आपको नौकरी लाना है। एमपी में नंबर लाना बहुत सरल है, लेकिन नौकरी पाना बहुत कठिन है। कारण क्योंकि वहाँ आप लोगों को मालूम है कितने आरक्षण चलता है और भी कई चीजें हैं। इसलिए मैं दोस्तों कह रहा हूँ कि 95 प्लस जिसको लाना हो वही मुझसे जुड़े, और जिसको पूरे विस्तार से पढ़ने की जिसमें शक्ति है, शॉर्टकट तरीका नहीं अपना सकता है, वही मुझसे जुड़े। बाकी शॉर्टकट वाले मेरे पास मत आए, क्योंकि मैंने स्वयं शॉर्टकट कभी ना पढ़ा है, और ना मैं पढ़ाना पसंद करता, ना पढ़ना पसंद करता। मैं पूरा विस्तार से पढ़ना पसंद करता हूँ और विस्तार से ही पढ़ाना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि विस्तार से जब आप पढ़ेंगे तभी उसमें मैं दावा कर सकते हैं कि कोई भी चीज बाहर नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, आज इसी क्रम में हमारी जो कविता है हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है, हमारी जो कविता है मेघ आए कविता है हमारी। ये पहले तो आप एक चीज याद कर लीजिए, जो ये मेघ आए रचना है ये कौन सी विधा है, क्योंकि अभी हाल ही में केंद्रीय विद्यालय का पेपर हुआ, उसमें विधा के बहुत क्वेश्चन आए हैं। तो ये हमारी जो मेघ आए है इसकी विधा दोस्तों क्या है? इसकी विधा है कविता। ये कविता है, और इसके जो हमारे रचनाकार इसके क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं इसके रचनाकार। तो दोस्तों, हम अभी ये कविता पूरी विस्तार से पढ़ेंगे, भावार्थ सहित पढ़ेंगे, और भी इसमें जो है, और ये जो कवि है इसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का पहले हम जीवन परिचय भी पढ़ेंगे, क्योंकि जो भी हमारे पाठ्यक्रम में रचनाएं लगी हुई हैं उनका जीवन परिचय। अगर ये बताइए, अगर आपसे मेघ आए लगाई गई है तो उसके रचनाकार पे तो सवाल पूछा ही जाएगा। और हमको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना, उसमें भी ये कवि पढ़ना पड़ेगा। हमको कवि तो पढ़ना ही पड़ेगा, कवि का व्यक्तित्व और कृतित्व तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों, हम जो भी रचना पढ़ेंगे उसके जो भी रचनाकार हैं उनका जीवन परिचय, उनका व्यक्तित्व और उनका कृतित्व हम साथ में ही पढ़ते चले जाएंगे।
जिससे हम अगर हिंदी साहित्य के इतिहास में जब हम इनका पढ़ेंगे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का, ये नई कविता के हमारे जो कवि है, जो हम क्या कहते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में इनके बारे में जब नई कविता पढ़ेंगे और जब तक इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके पहले हम यहाँ पर पढ़ लेंगे, वहां पे हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम कविता पढ़ेंगे मेघ आए। ये कविता किसकी है दोस्तों? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। तो दोस्तों सबसे पहले मैं कोई भी रचना शुरू करूंगा, आपको बता दूं, सबसे पहले मैं जो भी लेखक है, कवि है, रचनाकार है, उसका सबसे पहले मैं व्यक्तित्व और कर्तृत्व, उसका जीवन परिचय, उसकी रचनाएं ये पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं रचनाएं पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं, उनका कर्तृत्व, उनकी काव्य रचनाएं जो भी हैं, गद्य रचनाएं हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, हम सीधे अपने विषय पर आते हैं। चलिए, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? इनका जीवन परिचय भी मैं लिखते जाऊंगा बोर्ड में, आप लोग नोट करते जाइए। मैंने पढ़ने का तरीका भी दोस्तों आप लोगों को बताया था कि पढ़ाई आप करिए तो सबसे पहले एक बार वीडियो देखिए, सबसे पहले एक बार वीडियो देखिए, दोबारा आप वीडियो देखिए, तो दोबारा वीडियो देखते समय आप नोट्स भी अपना बनाते जाइए, नोट्स भी बनाते जाइए, फिर आप वीडियो देख के रिवीजन करते रहिए, और परीक्षा के समय में वीडियो से या तो रिवीजन कर लीजिए, या तो आपने जो नोट्स बनाया है नोट्स से रिवीजन करिए। तो दोस्तों चलिए, अब इनका हम जीवन परिचय पढ़ते हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। तो दोस्तों इनका जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का, इनका जो जन्म है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में। कहाँ हुआ दोस्तों? आप लोग नोट्स मेरे साथ साथ, अगर मैं तो कहूंगा कि न बनाइए, पहले आप वीडियो ऐसे देखिए, दोबारा जब आप वीडियो देखिए तब आप नोट्स बनाइए, पहली बार में आप सुनते जाइए। तो इनका जन्म दोस्तों कहाँ हुआ? बस्ती जिला। कहाँ हुआ दोस्तों? बस्ती जिला में। बस्ती जिला कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। और कब हुआ दोस्तों? 1927 में। बस्ती जिला उत्तर प्रदेश में 1927 में। इन्होंने इनकी शिक्षा जो है, इनकी शिक्षा कहाँ पे हुई? इनकी शिक्षा दोस्तों हुई है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, इन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की। तो शिक्षा इनकी कहाँ है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा क्या ग्रहण की? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद दोस्तों आरंभ में इन्होंने क्या कहते हैं, बहुत संघर्ष किया। आरंभ में इन्होंने आजीविका हेतु काफी संघर्ष किया। बाद में इन्होंने दिनमान के उप संपादक, ये दोस्तों पत्रिका याद रखिएगा, ये पत्रिका इस बार अभी मैं आपको बता दूं, एनडीसीई का जो पेपर, जो विभागीय पेपर होते हैं केंद्रीय विद्यालय के, उसमें टीजीटी में ही पूछा गया था कि एक भारतीय कवि आत्मा किसको कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। आपके उसमें पाठ्यक्रम में भी कैदी और कोकिला रचना रखी हुई है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। तो ये जो पत्रिका है, इनके संपादक, उप संपादक, ये आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। तो दोस्तों क्या है, इन्होंने दिनमान पत्रिका के उप संपादक। ये दिनमान पत्रिका के क्या थे दोस्तों? इन्होंने आरंभ में आजीविका हेतु काफी संघर्ष करना पड़ा इन्हें। बाद में इन्होंने दिनमान के उप संपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के, ये दिनमान के क्या है दोस्तों? उप संपादक है। और चर्चित बाल पत्रिका, ये भी पूछा जा सकता है कि पराग कैसी पत्रिका थी? तो चर्चित बाल पत्रिका थी। क्या थी दोस्तों? बाल पत्रिका। चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक।
ये क्या थे दोस्तों, चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक थे। इनका निधन दोस्तों 1983 में आकस्मिक निधन हो गया। तो इनका निधन कब था दोस्तों, 1983 में इनका निधन है दोस्तों। ये दोस्तों हमने पढ़ा इनका जीवन परिचय था, ये इनका व्यक्तित्व था। अब हम इनका कृतित्व पढ़ेंगे। कृतित्व में दोस्तों क्या आता है, कृतित्व में रचनाएं आती हैं। तो कृतित्व में क्या है दोस्तों, रचनाएं आती हैं। तो क्या इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा होगा। रचनाएं, तो रचनाएं दोस्तों कौन सी है, कांट की घंटियां। कांट की घंटियां, बांस का पुल। कांट की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव। एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी। गर्म हवाएं, कुआनो नदी। उसके बाद क्या है दोस्तों, कुआनो नदी के बाद जंगल का दर्द। दोस्तों ये जो मैं रचनाएं लिख रहा हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। कैसी दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इनको आप भूल ही नहीं सकते, इनको तो आप घुट के पी जाइए। क्या है, कांट की घंटी या बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। कौन सी दोस्तों, खूंटियों पर टंगे लोग। इस काव्य संग्रह पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। क्या दोस्तों, खूंटियों पर टंगे लोग। ये सब दोस्तों कैसी हैं, ये सब काव्य संग्रह हैं। ये दोस्तों कैसी है, ये सभी काव्य संग्रह हैं। तो इनकी ये प्रमुख कविताएं हैं। कैसी हैं ये प्रमुख कविताएं हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। कांट की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये काव्य संग्रह। और ये जो खूंटियों पर टंगे लोग हैं, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। इस पर, खूंटियों पर टंगे लोग, इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला था। आप लोगों को दोस्तों जैसा मैंने देखा भी कि नीचे का नहीं दिख रहा है, तो मैं ऊपर लिखूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं बोले दे रहा हूँ, ये जो खूंटियों पर टंगे लोग हैं, ये इनका काव्य संग्रह है। और इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को। तो एक बार फिर इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। हम आज कौन सी कविता पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मेघ आए कविता। इसके हमारे जो कविता के रचनाकार है वे कौन है, वे हमारे रचनाकार है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। इनका जीवन परिचय क्या है, इनका जन्म हुआ बस्ती जिला में, उत्तर प्रदेश में, 1927 में इनका जन्म हुआ। और इनकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की। दिनमान पत्रिका के उप संपादक, ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है दिनमान। कौन सी, दिनमान पत्रिका के उप संपादक थे। और जो पराग चर्चित बाल पत्रिका पराग है, पराग के संपादक थे। पराग पत्रिका जो थी उसके संपादक थे। इनका निधन 1983 में हुआ था।
इनकी जो रचनाएं हैं, काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये इनका बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, खूंटियों पर टंगे लोग पर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। और ये दोस्तों जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी थे, ये नई कविता के कवि हैं। किसके हैं दोस्तों? ये नई कविता के कवि हैं। पूछा जा सकता है कि ये आधुनिक काल में किस उसके हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, उसके बाद जितने भी युग चलते हैं तो छायावाद, तो इसमें ये किसके हैं? तो ये नई कविता के कवि हैं। ये दोस्तों कौन थे? ये नई कविता के कवि थे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो आगे पढ़ते हैं दोस्तों। नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने, इन्होंने उपन्यास भी लिखे, नाटक भी लिखे, कहानी भी लिखे, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखे। इन्होंने दोस्तों दिनमान पत्रिका के जब उप संपादक थे, तो दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर बहुत ही चर्चित रहे। किसके लिए दोस्तों? चर्चे और चरखे। दिनमान पत्रिका जो थी, दिनमान पत्रिका में इनका एक स्तंभ निकलता था। स्तंभ का नाम था चर्चे और चरखे। क्या नाम था? चर्चे और चरखे। इस स्तंभ के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हुए। चर्चे और चरखे के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध हुए। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। मैंने बता दिया था, खूंटियों पर टंगे लोग जो काव्य संग्रह है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यवर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं, उनकी भाषा में भी दिखाई देता है। मतलब इन्होंने केवल उनके कथन में ही नहीं दिखाई देता ग्रामीण परिवेश, बल्कि उनकी भाषा में भी ग्रामीणपन है, उनकी भाषा में भी दिखाई देता है। इनकी भाषा सहज एवं सरल है और लोक की महक लिए हुए है। अब दोस्तों हम जो ये कविता पढ़ रहे हैं, कौन सी कविता? मेघ आए। अब हम इस कविता का सारांश पढ़ते हैं। इस कविता में क्या बताया गया है, इसका सारांश हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम कविता शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो कविता है मेघ आए, मेघ आए कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने मेघों की तुलना, मेघ जो आए हैं, मेघ मतलब बादल, तो मेघों की तुलना सजकर आए हुए शहर से जो दामाद आता है, प्रवासी दामाद आता है, तो की तुलना सजकर आए प्रवासी अतिथि दामाद से की है। मेघों की तुलना किससे की है? ये प्रश्न आपका बन सकता है कि मेघ आए कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने मेघों की तुलना किससे की है? तो किससे की है? शहर से आए हुए प्रवासी दामाद से की है। किससे की है? शहर से आए हुए प्रवासी दामाद से मेघों की तुलना की गई है इस कविता में। ग्रामीण संस्कृति में जो दामाद आता है, जैसे गांव में दामाद आता है शहर से, तो जो उल्लास और प्रसन्नता होती है वही मेघों के आने में होती है। तो क्या है? ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है। तो दोस्तों अभी हम ये आप लोगों ने देख लिया होगा और इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इसको मिटा रहा हूं दोस्तों। अब हम कविता पढ़ते हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों हम कविता पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि मेघों की तुलना किससे की है, तो मेघों की तुलना किससे की है, ये आपका एक प्रश्न है। मेघों की तुलना किससे की है? मेघों की तुलना किससे की है? प्रवासी दामाद से। इसमें इस कविता में किससे तुलना की गई है? मेघों की तुलना प्रवासी दामाद से की है। अभी जब हम ये कविता पढ़ेंगे तो इसमें अलंकार हमको दिखेगा कि इसमें मानवीकरण अलंकार का बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। तो दोस्तों अब हम कविता ध्यान से आप लोग पढ़ते हैं। चलिए। मेघ आए बड़े बंठन के समर के, मेघ आए बड़े बंठन के समर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के समर के, मेघ आए बड़े बंठन के समर के, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए,
बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बनठन के समर के, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधली नी, बरस बाद सुधली नी, बोली अकुलाई लता ओटकी ओट हो किवार की, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बनठन के समर के, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, क्षमा करो अब गांठ खुल गई भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, बांध टूटा झरझर अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बनठन के समर के, मेघ आए बड़े बनठन के समर के। अब दोस्तों हम ये कविता पढ़ेंगे, इसका हम भावार्थ समझेंगे दोस्तों इस कविता का। तो दोस्तों अब हम इसका भावार्थ समझते हैं इस कविता का, कि इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। तो कवि कह रहे हैं, मेघ आए बड़े बनठन के समर के, मेघ आए बड़े बनठन के समर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। एक हम पैराग्राफ का अर्थ समझेंगे। मेघ आए बड़े बनठन के समर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव के शहर में, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के समर के। इसमें दोस्तों पूरे जो कविता है इसमें मानवीकरण अलंकार है दोस्तों। क्या है इसमें? मानवीकरण अलंकार पूरी कविता में है। तो इसका अर्थ क्या है? मेघ आए बड़े बनठन के समर के। इसमें मेघों की तुलना कवि ने किससे की है? आपने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की जो भी कविताएं पढ़ी होंगी उसमें दो अर्थ निकलते हैं। जैसे आपने कबीरदास जी, रहीमदास जी के दोहे पढ़े होंगे, उनमें दो अर्थ निकलते हैं। इस कविता में भी दो अर्थ निकलते हैं। तो इसमें मेघों की तुलना कवि ने किससे की है? शहरी दामाद से की है। तो क्या कह रहे हैं कवि? कवि कह रहे हैं, मेघ आए बड़े बनठन के समर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। मतलब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं, बादल रूपी प्रवासी मेहमान बड़े सज धज कर आ गए हैं। मेघ आए बड़े बनठन के समर के। मेघ तो सज धज के आते नहीं है कभी, आदमी ही आता है ना सज धज के। मेघ तो थोड़ा बादल थोड़ा सज धज के आ जाएंगे, आदमी ही आता है ना। तो कवि कह रहे हैं, मेघ आए बड़े बनठन के समर के, मतलब जो शहर से दामाद आए हैं वे बहुत ही बनठन के और सज के आए हुए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, मतलब कह रहे हैं उन बादलों की सूचना देने के लिए, जो बादल आए हैं सज धज के, उन बादलों की सूचना देने के लिए हवा आगे आगे नाचती गाती चली जा रही है। हवा जो है तो आगे आगे नाचती गाती चली जा रही, मतलब जैसे दामाद आता है, शहर से दामाद आते हैं तो आगे आगे जो गांव के बच्चे आगे आगे दौड़ते हैं, बताते हैं कि आज वे आए हैं, फलाना उनके घर में आए हैं, ये है वे है। इसी तरह मेघ जब आए हैं तो मेघों की जो सूचना है वे आगे आगे हवा जो है क्या है, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। मतलब जो मेघ आ रहे हैं तो उनको जो सूचना है देने के लिए हवा आगे आगे चल के सूचना दे रही है कि मेघ आ गए हैं। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, मतलब उनके आने, मेघों के आने से, उनके आने से मकानों के बंद दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी। मकानों के बंद दरवाजे जो बंद थे, दरवाजे खिड़कियां में खुलने लगे। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, पाहुन मतलब दामाद जो आए हो शहर के गांव में, मतलब जो शहर से दामाद आया है वो गांव में आया है, शहर का दामाद गांव आया है। मतलब ऐसा लगता है कि शहर से आए मेहमान दामाद को देखने के लिए गली गली में बंद दरवाजे एवं खिड़कियां खोली जा रही हैं। मतलब जो शहर से दामाद आए हो उनको देखने के लिए गांव में दरवाजे खिड़कियां खुल के लोग देख रहे हैं कि दामाद आए हुए हैं, ऐसा। फिर क्या है? मेघ आए बड़े बनठन के समर के, ताकि घरों के लोग इसी शहरी मेहमान को देख सके। इस तरह मेघ गांव में मेहमान किस तरह सज धज करके आए हैं। तो इसमें दोस्तों क्या कहा गया है? इसमें मेघों की तुलना किससे की गई है? मेघों की तुलना शहरी दामाद से की गई। तो क्या कहा है इसमें?
मेघ आए बड़े बंठन के समर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आयो मेघ आए बड़े बंठन के समर के। मतलब जो शहर दामाद आए हैं, बहुत मेघ आए हैं जो बहुत बंठन के समर के आए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, मतलब मेघ जब आते हैं तो उनकी आगे आगे जो हवा है वो सूचना दे रही है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, मतलब दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, सब लोग देख रहे हैं शहर से आए हुए दामाद को। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मतलब जो गांव में शहर के दामाद आए हैं तो दरवाजे खिड़कियां खोल के सभी लोग देख रहे हैं। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, मेघ बहुत ही बंठन के संवर के आए। अगला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। अगला जो हमारा पद्य है, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। इस पैराग्राफ में दोस्तों क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, मतलब कवि कहते हैं कि बादलों की सूचना हवा से मिल जाने पर पेड़ भी खुशी से झूम रहे हैं और सिर झुकाकर देखते हुए गर्दन ऊंची कर रहे हैं। अर्थात हवा के चलने से पेड़ कुछ झुक रहे हैं, फिर सीधे हो रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों विरोधाभास अलंकार है, जो पेड़ झुक कर फिर गर्दन ऊंची कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा? विरोधाभास अलंकार होगा। क्या है? पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो कवि क्या कह रहे हैं दोस्तों? कवि कह रहे हैं कि बादलों के आने की सूचना हवा से मिल जाने पर पेड़ भी खुशी से झूम रहे हैं और सिर झुकाकर देखते हुए गर्दन ऊंची कर रहे हैं। अर्थात हवा के चलने से पेड़ कुछ झुक रहे हैं। पेड़ क्या है इसमें है ना, पेड़ झुक रहे हैं। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, फिर सीधे हो रहे हैं। यहाँ पे विरोधाभास अलंकार होगा। इस तरह वे व्याकुलता से बार बार अपनी गर्दन उचकाकर, है ना इसमें, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बार बार अपनी गर्दन उठाकर देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं दोस्तों? गांव के लोगों के लिए कहा गया है। आंधी चलने से गलियों की धूल उठकर, क्या है? धूल भागी घाघरा उठाए। आंधी चलने से गलियों की धूल उठकर अन्यत्र बहने लगी। इससे ऐसा लग रहा है जैसे गांव की कोई लड़की अपना घाघरा उठाए, है ना, इसमें घाघरा उठाए, मतलब गांव की लड़की। ये मेघ तो घाघरा उठाएगी नहीं, तो इसमें पूरी कविता में दोस्तों मानवीय प्रेरणा अलंकार किया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे गांव की कोई लड़की है जो अपना घाघरा उठाए भागी जा रही है। नदी कुछ रुक कर बादलों को उसी प्रकार देखने लगी, है ना। नदी ठिठकी घूंघट सर के, है ना दोस्तों। तो नदी कुछ रुक करके बादलों को उसी प्रकार देख रही है। रुक करके बादलों को देखने के लिए नदी कुछ रुककर बादलों को उसी प्रकार देखने लगी, जिस प्रकार गांव की कोई स्त्री मेहमान को, जैसे गांव की कोई स्त्री है तो मेहमान को देखने के लिए अपने घूंघट जो है, तो अपने घूंघट को थोड़ा सा हटा करके लज्जा के सहित नेत्रों को कुछ ऐसे तिरछा करके देखने लगी। उसी प्रकार बादल मेहमान के रूप में सज धज कर गाँव आ गए हैं। बादल सज धज करके आ गए हैं कहाँ पर? गाँव में। तो इसमें क्या दोस्तों है, आपने इसमें पढ़ा 2 पैराग्राफों में। गांव में जैसे कृषक समाज है, तो वर्षा के लिए गांव में आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में जो गांव का कृषक समाज है, किसान है, वे बादलों का कितना इंतजार करता है, वर्षा का कितना इंतजार करता है। तो गांव में कृषक समाज वर्षा के लिए मेघों के आने से बेचैनी से उसकी प्रतीक्षा करता है। जब दूर से आकाश में मेघ घटाएं दिखती हैं तो गांव में प्रसन्नता का संचार होने लगता है। इसी प्रकार जब प्रवासी दामाद ससुराल में आता है तो सभी उसका क्या करते हैं? सभी प्रसन्नता होती है, सब उसके आगमन को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसी कारण मेघों की तुलना दामाद से की गई है। हवा मेघ रूपी पाहुन के आगे आगे नाचती गाती हुई चल रही है। फिर आगे क्या है? बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बरस बाद सुधली नी, बोली अकुलाई लता हो ओट हो किवार की। हरसाया ताल लाया पानी बरात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। क्या है? बूढ़े पीपल ने आगे बढ़ के जुहार की। आप देखते होंगे गांव में कोई भी दामाद आता है तो गांव घर का या गांव का जो बुजुर्ग आदमी होता है वह स्वागत के लिए खड़ा होता है। उसी प्रकार बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की।
कवि कहते हैं कि सजे धजे मेहमान के रूप में जो बादलों को आया देखकर बूढ़े पीपल ने गांव के बुजुर्ग की भांति आगे बढ़ करके उनसे जुहार की, उनका स्वागत किया, सम्मानित व्यक्ति के रूप में इस मेहमान का अभिवादन या स्वागत किया। गर्मी से व्याकुल लता, गर्मी से लता की किससे, लता की तुलना इसमें एक स्त्री से की गई है दोस्तों। किससे की गई? लता की तुलना स्त्री से की गई है। क्या है? गर्मी से व्याकुल लता है ना, बरस बाद सुधरी नहीं, बोली अकुलाई लता ओटहो की मार की। बरस बाद मतलब बहुत पीपल ने कहा जुहार करने के बाद में कि बरस बाद, बहुत दिनों बाद सुध किया, बहुत दिनों बाद ध्यान किया अपने आने के लिए। भाई एक साल में ही तो वर्षा ऋतु आती है, तो एक साल बाद आए तो उनसे यही कहा पीपल ने कि बरस बाद सुधरी नहीं, बोली अकुलाई लता ओटहो की मार की। क्या कहा? गर्मी से व्याकुल लता, गर्मी से जो व्याकुल लता थी, भाई गर्मी के बाद ही वर्षा ऋतु का मौसम आता है, तो गर्मी से व्याकुल लता ने दरवाजे की ओट में, दरवाजा होता है, दरवाजे की ओट में ही उल्हाना देते हुए, है ना, बोली अकुलाई लता ओटहो की मार की, तो उल्हाना देते हुए तुम्हें पूरे एक साल बाद मेरी याद आई। गर्मी से लता ने कहा, व्याकुल लता ने, कि तुम्हें पूरे एक साल बाद मेरी याद आई। मेघ को सजधज आए मेहमान रूप में देखकर तालाब प्रसन्न होकर हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। मेघों को सजधज कर आए मेहमान के रूप में देखकर तालाब प्रसन्न हो उठे, और वह पानी में परात में पानी भर के, पानी में परात भर के, जब आप देखते होंगे गांव में जो भी आते हैं, दामाद आते हैं, तो उनके परात में पैर धोया जाता है, तो वही तालाब परात में पानी भर ले आया। किस लिए? पैर धोने के लिए। क्या है? मेहमान के पैर धोने हेतु लाया। मेघ आए बड़े बन के समर के। फिर आगे क्या है? क्षितिज अटारी गहराई। क्षितिज का अर्थ होता है बच्चों, दोस्तों क्षितिज का, बच्चों गलती से निकल गया, आप तो सब दोस्त हैं, कुछ मुझसे बड़े भी हैं, कुछ मुझसे छोटे भी हैं, कुछ मेरे बराबर के भी होंगे, बच्चों गलती से निकल गए। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की। क्षितिज का अर्थ होता है दोस्तों जो पृथ्वी और आकाश का मिलन बिंदु होता है, उसे क्षितिज कहते हैं। क्षिति प्लस जा, दो से इसमें जा प्रत्यय है, जा प्रत्यय जहां भी लगता है तो उसमें जन्म लेने वाला, जैसे जलज मतलब जल में जन्म लेने वाला, किसका पर्यायवाची है? कमल का। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के समर के। क्या कह रहे हैं कवि? क्षितिज का अर्थ मैंने बताया आकाश और पृथ्वी का मिलन बिंदु होता है क्षितिज, तो क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, आकाश में उमड़ते हुए बादलों को देख करके कवि कहते हैं कि उसी समय क्षितिज रूपी अटारी पर मेघ जो है तो मेघ छाने लगे, और उस घने बादलों के मध्य में बिजली चमकने लगी। आप लोग देखते होंगे वर्षा जब होती है तो वर्षा के पहले बादल गरजते हैं, बिजली गरजती है। उसी प्रकार क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, क्षमा करो अब गांठ खुल गई भरम की। अब तक लोगों को भ्रम था, पता नहीं था, भ्रम में थे कि वर्षा ऋतु आएगी कि नहीं आएगी, मेघ आएंगे कि नहीं आएगी, तो वही कह रहे हैं क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। अब तक लोगों को भ्रम था कि पता नहीं था कि बादल आएंगे ही कि नहीं आएंगे, अब की बार बरसेंगे या नहीं बरसेंगे, परंतु बिजली चमकने से जब बिजली चमक गई तो अब लोगों को गांठ खुल गई भ्रम की। अब भ्रम लोगों का दूर हो गया, बिजली चमकने से अब वह भ्रम दूर हो गया। साथ ही प्रवासी मेहमान दामाद के अटारी में पहुंचते ही उसकी नायिका को, मतलब ये जो बांध टूटा झरझर मिलन या अश्रु ढर के, मतलब साथी जो दामाद प्रवासी मेहमान हैं उनके अटारी में पहुंचते ही उनकी नायिका का भ्रम भी समाप्त हो गया, तब उसने मेहमान से कहा आपके आगमन को लेकर मेरे मन में जो भ्रम था वह अब टूट गया, आप मुझे माफ कर दें। यह सुनते ही मेहमान बादल के सब्र का बांध टूटा, और उस मिलन बेला में, है ना, बड़े मिलन के अश्रु ढर के, यह सुनते ही मेहमान बादल के सब्र का बांध टूटा, और उस मिलन बेला में प्रेमी और प्रेमिका के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, अर्थात मूसलाधार वर्षा होने लगी। इस प्रकार मेघ बन के मेहमान के रूप में संवर के आए हुए हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी ये कविता पढ़ी पूरी, तो फिर एक बार मैं कविता आप लोगों को, बहुत अच्छी कविता है, पूरे में मानवीकरण अलंकार है, एक बार पढ़ते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के समर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के समर के।
पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। क्या है दोस्तों, यहाँ पे इस कविता में कौन कौन से अलंकार है? सबसे ज्यादा तो मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार है। और क्या है दोस्तों, मानवीकरण अलंकार के अलावा विरोधाभास अलंकार। तो इसमें दोस्तों प्रमुखता से तो ये सबसे ज्यादा तो मानवीकरण अलंकार है। और ये जो यहाँ पे आया भी, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, यहाँ पे दोस्तों विरोधाभास अलंकार भी है। क्या है? पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधली नीम, बोली अकुलाई लता, बोली अकुलाई लता ओटहो किवार की, हर साया ताल लाया, हर साया ताल लाया, पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो दोस्तों ये हमारी कविता थी, मेघ आए कविता। आप लोगों को कैसा लगा, कैसी लगी दोस्तों ये कविता, आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ लेना हो दोस्तों, अगर इसका आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो जो टेलीग्राम चैनल है, जो टेलीग्राम चैनल का नाम भी क्या है दोस्तों, आशीष द्विवेदी है। क्या है टेलीग्राम चैनल का नाम दोस्तों? आशीष द्विवेदी। ये दोस्तों टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारे। और डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। इसके द्वारा भी आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी सुझाव है दोस्तों तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, या फिर ये मेरा मोबाइल नंबर है, अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है, जैसे ये कविता है, मेघ है कविता है, और जितनी भी रचनाएं हैं, क्या कहते हैं, जितनी भी रचनाएं लगी हुई हैं आपके एमबी वर्ग के सिलेबस में, तो सभी रचनाओं की जो पीडीएफ है, ये दोस्तों मेरा पर्सनल नंबर है, मैंने आप लोगों को दे दिया है 9454680548, ये मेरा पर्सनल नंबर है। तो इसमें भी आप मैसेज कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इसमें भी आप मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ पूरी मिल जाएगी ये मेघ आए कविता की। और जितनी भी रचनाएं हैं सभी की, आप लोग पूछ रहे थे कि हम रचनाएं जो लगी हुई है कहाँ से पढ़ें, कहाँ से हमको प्राप्त होंगी, तो आप मेरे उसमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को सभी उसकी पीडीएफ भेज दूंगा रचनाओं की। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो समाप्त करते हैं, काफी लंबा हो गया होगा, अगली वीडियो में फिर रचनाएं वो करते हैं। एक दोस्तों फिर से आपको बता रहा हूँ, जो गोदान है आप लोगों के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है गोदान उपन्यास, तो गोदान उपन्यास के 4 भाग हो चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 भाग हो चुके हैं। तो चारों भागों की प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लीजिएगा। और ये गोदान उपन्यास एक तरफ से चलता रहेगा प्लेलिस्ट में, और एक तरफ आपकी काव्य रचनाएं भी होती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं आज, फिर मिलेंगे अगली बार फिर नए वीडियो में। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।